चैप्टर 301 सारांश और विराज जिंदा है अद्विक की पजेसिवनेस। अब आगे चल हट बे, कितनी बार कहा है मुझसे चिपका मत किया करो, लेकिन तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। अगर ऐसा ही रहा तो देखना सबके साथ साथ धीरे से अपनी अपनी वाली भी हमें गे समझेंगी। चल हट अब मुझसे दूर। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अचानक से आई इस आवाज को सुन जैसे ही सभी घर वालों ने मेन दरवाजे की तरफ देखा, वैसे ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, जबकि राजवीर जी ने गुस्से से एक नज़र पूर्ण विराम दरवाजे की तरफ देखने के बाद वह से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, जबकि वही दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े विराज के ऊपर चढ़े हुए अगस्त्य का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था, जैसे वो कोई पत्थर हो। पूर्ण विराम। उसकी आंखें भी एक वक्त गुस्से से लाल हो उठी थी, जैसे उनमें से अभी ही खून निकल आएगा। विराज और अगस्त्य जो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए अंदर आ रहे थे, जैसे ही उनके कानों में रोहिणी जी की तीखी बातों सुनाई पड़ी, वैसे ही उन दोनों के चेहरा के रंग एकदम से पीला पड़ गया था। खास करके तो अगस्त्य का, क्योंकि उनकी कही गई हर एक बात अद्विक को भले ही ना लगी हो, पर अगस्त्य के दिल में खंजर जरूर भोंक गई थी। पूर्ण विराम। उसने आज तक कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी खुद की माँ उसके भाई से जो कभी इतना प्यार करती थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, आज वो ही उसके भाई के पैदा होने से पहले मार देने की बातें कर रही थी। पूर्ण विराम। ये बात आज उसके दिल और दिमाग में बेहद गहरा असर छोड़ गई थी। हॉल के खराब हो चुके माहौल और अगस्त्य के बनते बिगड़ते हुए भाव को देख विराज ने जैसे ही राजवीर जी को शांत होते हुए देखा, पूर्ण विराम, वैसे ही सबका ध्यान भटकाने के इरादे से अगस्त्य को अपने कंधे से नीचे उतार कर कहा, जिसके बाद सभी की हैरानी भरी निगाहों का पहरा उनके ऊपर आ गया था। अगस्त्य और विराज को एकदम ठीक ठाक देख पूर्ण विराम। रोहिणी जी कुछ पल के लिए तो अपनी ही जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी ही रह गई, लेकिन कुछ पलों अचानक से उन्हें होश तब आया। गायत्री जी की खुशी और भरी आवाज़ सुनाई पड़ी थी, जो इस वक्त अगस्त्य और विराज के पास खड़ी उनके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए उन्हें इधर उधर देखते कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। वो लगातार बोले जा रही थी, अगस्त विराज, आप दोनों ठीक तो हो ना मेरे बच्चों, कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। दिखाओ अपनी दादी को, हम अभी डॉक्टर को बुलावते हैं। और आप दोनों के पास क्या दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है? हमें अंदर भेजने के बाद आप क्यों गुदे थे उन गाड़ियों की तरफ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया था? हाँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? अगस्त्य, कहा जा रहे हैं आप? विराज, आप भी क्या हुआ? गायत्री जो उन्हें अपनी नमी भरी निगाहों से देखते हुए डांटते जा रही थी। पूर्ण विराम। और जब उन्होंने उनके माथे को प्यार से चूमने के लिए उनका सर नीचे किया, तब अचानक से अगस्त्य बिना किसी भाव के उनके हाथों को अपने हाथों से दूर करते हुए वहां से सीधा आगे बढ़ गया। इसके साथ ही विराज भी। पूर्ण विराम। जिसे देख गायत्री जी समेत सभी लोग हैरान रह गए, जबकि दूसरी तरफ अद्विक और ऋषिका नन्हे से आकृद्ध को अपने गोद में लिए बिना कुछ कहे सीधा वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। पूर्ण विराम। जबकि उनके आगे ही सारांश, रूही, मिशा और मानव रावी अदिप के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इन सब के दौरान सारांश और मानव के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से भर बेहद कस के आपस में भींची हुई थी। पूर्ण विराम। उनका दिल इस वक्त जल रहा था। अगर वाकई में वो दोनों सिंह खानदान के छोटे बेटे ही क्यों ना होते, अगर उस घर के सदस्य ही होते तो आज बिना किसी संस्कार और बड़े छोटे जैसे चीज़ों की परवाह किए पूर्ण विराम यहाँ मौजूद हर एक शख्स को उसकी औकात दिखा देते। मगर अफसोस उनके पास ये हक नहीं था, किसी और के परिवार में बोलने का था। देखा जाना कहा था न इसे भूख लगी है पर तुम मेरी जहाँ सुनती हो कभी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सीढ़ियों चढ़ते हुए अद्विक ने अपनी 2 उंगलियों से अपने भौहों को सहलाते हुए ऋषिका के सीने से लगे अपने नन्हे से बेटे की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर ऋषिका ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, माँ है हम इनकी, सब पता रहता है हमें कि कब इन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। आए बड़े हमें बोलने वाले, हमने तो पहले ही कहा था उसे भूख लगी, पहले दूध पिला देंगे फिर चलेंगे, लेकिन आप ही ने कहा था कि लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ऋषिका के गुस्से और नाराजगी से फुले हुए गालों को देख अद्विक के होठों पर एक मुस्कान आते आते चली गई। वो अभी मुश्किल से गिनकर 10 सीढ़ियां ही चढ़े होंगे जब अचानक से पीछे से आकर किसी ने अद्विक के कंधों को बेहद मजबूती से पकड़ते हुए खुद को उसके ऊपर चढ़ा लिया था। अचानक से हुए इस हरकत से जहां एक तरफ ऋषिका हल्का सा चौंक उठी थी, अद्विक बिना किसी भाव के अपनी जगह बिल्कुल एक सख्त पत्थर की तरह खड़ा ही रह गया था, जैसा उसे पहले से ही उन 4 पैरों की तेज कदमों की आहट सुनाई दे गई हो। ये नौटंकी बंद करो तुम दोनों और जाओ और जाकर अपना अपना सामान समेट लो, हम 2 घंटे बाद वापस से निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अद्विक ने अपनी ऊपर अगस्त्य और अगस्त्य के ऊपर चढ़े हुए विराज से
हल्का सा अपना सर मोड़कर सख्त लहजे में कहा, जिसे सुनकर अगस्त्य ने उसके ऊपर अपनी पकड़ और कसते हुए धीरे से आगे बढ़कर उसके गालों को चूम लिया और फिर सीधा उसके सामने की सीढ़ी पर कूदते हुए बोला, आई लव यू द मोस्ट भैया। आई लव यू सो मच इन द होल वर्ल्ड ओम्हा। मैं बस अभी अपना बैग लेकर आता हूँ। इसी के साथ उसने अपने ऊपर चढ़े विराज को धक्का दिया और फिर तुरंत ऊपर की तरफ भाग गया। अभी तक जिस अगस्त्य के चेहरे पर कठोरता और गुस्से के साथ साथ बेहद खतरनाक भाव उभर आए थे, उन पर अब वापस से उसकी चंचलता और मुस्कान उभर आई थी। पूर्ण विराम। जबकि उसके वहां से कूदते फांदते जाते हुए देख विराज ने अद्विक की नज़रों को जब खुद के ऊपर महसूस किया तो खुद के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान लाते हुए एकदम से उसके दूसरे गाल पर किस करते हुए पूर्ण विराम वहां से वो भी बंदर की तरह कूदते फांदते हुए भागते हुए सीधा अगस्त्य के पीछे चला गया, जिसे देख अद्विक की आंखें एकदम से अजीब सा भाव उभर आए थे, जिस पर नजर जाते ही ऋषिका एकदम से जोरों से हंस पड़ी थी। पूर्ण विराम। उसे खुद के ऊपर हंसते हुए देख अद्विक की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और अब वो उसे अपनी उन्हीं छोटी छोटी निगाहों से घूर कर देखते हुए उसके साड़ी के पल्लू को पकड़ उससे अपने गाल रगड़ते हुए बोला, कमरे में चलो जाना, फिर तुम्हें मैं और हंसाता हूँ। इसी के साथ वो दोनों अपने कमर की तरफ चले गए और उनके पीछे पीछे एक ऋषिका और अदिति भी, जबकि पीछे खड़े सभी घरवाले उन्हें बात देखने के अलावा और कुछ ना कर सके। कुछ देर बाद महल के छत पर जब जब किसी चिड़िया के पंख खुले आसमान में उड़ते हुए आसमान की ऊपरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब तब उनके ऊपर अपना घात लगाए बैठा हुआ चिल बस इसी पल के इंतजार में रहता है कि कब उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, कब वो चिड़िया उसके हाथों में आए और वो अपना शिकार कर पाए। पर इस बार यहाँ चिड़िया तो खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा आंकने लगी है। तभी तो सीधा चिल के गुफा में घुसकर उसके ही आदमियों के ऊपर उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम वार करवा रही है। बाजीगर जरा पता तो करो आखिर किस चिड़िया के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जो वो सीधा चिल का ही शिकार करने निकल पड़ा है, बिना ये जाने कि ये चिल खुद अपने जैसे 100 चीलों को भी निगल चुका है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जी असार, जैसा आप कहे। छत के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े अद्विक ने बेहद खतरनाक निगाहों के साथ नीचे की तरफ उन जल चुकी गाड़ियों को बड़े ही बेदर्द तरीके से खूंखार भड़के हुए किसी जंगली जानवर के जैसी निगाहों के साथ घूरते हुए पूर्ण विराम कहा, जिसे सुन उसके पीछे ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों में लिपटे हुए बाजीगर से कहा, जिसकी सिर्फ गहरी भूरी और खतरनाक सी बेजान आंखें ही दिखाई दे रही है, जबकि अद्विक के अगल बगल खड़े मानव और सारांश पूर्ण विराम खुद भी तेज चलती हवाओं के वार को अपने सीने पर महसूस करते हुए खड़े बस एकटक नीचे की तरफ ही देखा जा रहे थे। उन दोनों के ही हाथों की मुठियान कसकर आपस में भींची हुई थी, जिस तरह से लगता है कि पिछली बार की उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम तरह रावण के घर का विभीषण कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था, और अब की बार असार के घर का विभीषण अपनी औकात से ज्यादा खुद को चालाक समझता है, बशर्ते वो ये नहीं जानता है कि उसने गलत रावण से पंगा लिया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम है ना। मानव ने अपने हाथों को बड़े ही भयानक तरीके से अपने चेहरे पर फिराते हुए कहा। तो अब की बार अपने हाथों में पकड़े हुए खंजर को अपनी ही उंगली के अंदर धंसाते हुए सारांश ने बिना भाव के कहा, हम इस बार के रावण में भी तो अंतर है ना। ये मूर्ख दुनिया वाले रावण को रावण नाम तो से दिया, लेकिन कभी उसके पूरे अस्तित्व के बारे में ढंग से सोचा नहीं। हम हूं पर ये सब आज के असार से अनजान है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सारांश के बातों में लोगों के लिए हंसी और व्यंग साफ साफ महसूस की जा सकती थी, जैसे वो लोगों के ऊपर हंस रहा हो, उनकी मानसिकता पर हंस रहा हो। हालांकि यहाँ ये लोगों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास चुनिंदा लोग थे पूर्ण विराम, जो इस वक्त असार के जहन में पूरी तरह से गड़ चुके थे, जैसे उनका खत्मा होना पक्का हो। आहान का पता चला, कहाँ है वो अभी। अचानक से आए इस सवाल को अद्विक से सुन सारांश और मानव के चेहरे भाव पूर्ण विराम और भी ज्यादा सख्त हो गए। नहीं, अब भी उसका कोई पता नहीं है। बस ये खबर हाथ आई है कि उसे जिसने भी कैद किया था, अब वो उसकी कैद से आज़ाद हो चुका है। पर इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे साथ है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हमें कुछ भी नहीं पता, बशर्ते राधे जिस काम के लिए गया है, मुझे उम्मीद है वो जरूर कुछ न कुछ अपने साथ अपने हाथ में हमारे लिए लेकर ही आएगा। मानव ने शांति से उसके सावला का जवाब दिया, जिसे सुनकर अद्विक पूर्ण विराम के माथे की लकीरें और भी ज्यादा सपाट हो गई। हम ठीक है, जाओ जाकर चलने की तैयारी करो। आज का धमाका इतना भी कुछ बड़ा नहीं था, इससे अच्छे धमाके तो मेरे यहाँ के कुत्ते करते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। फिर ये तो कोई गिरा हुआ हमारा पुराना दुश्मन है। ध्यान रखना, पूरे इलाके को सील कर देना, वहाँ की कमान अब बाजीगर संभालेगा। इसी के साथ उसने एक नज़र वापस से जली हुई गाड़ियों को देख मुड़ा और वहाँ से सीधा अपने पूर्ण विराम कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ का सीन देखते ही उसका दिमाग एकदम से खराब हो गया।
उसके ठीक सामने बैठी उसकी जाना इस वक्त आकृद्ध को फीड करा रही थी, जिसके सामने रूही और मीशा बैठी हुई थी। पूर्णविराम। गो फ्रॉम हियर। अचानक से आई इस आवाज को सुनते ही जैसे ही रूही और मीशा की निगाहें दरवाजे के पास खड़े अद्विक पर गई, वैसे वो दोनों तुरंत वहां से बाहर निकल गई, जबकि उनके वहां से जाते ही अद्विक ने कमरे के दरवाजे को बेहद गुस्से से बंद किया और फिर ऋषिका की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे को हल्के से दबाव के साथ अपने हाथों में भरते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए वार्निंग भले लहजे में बोला, ये तुमने बहुत गलत किया जाना, बहुत गलत। अब इसकी सजा तो तुम्हें मुझसे मिलकर ही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन दोनों के समाने मेरे बेटे को दूध पिलाने की? हाँ, मैंने कहा है ना तुम्हें कि तुम्हें छूने का, महसूस करने का, उद्धरण चिन्ह और बीजा कपड़ों के देखना का सिर्फ मेरा है। तुम्हारी रूह के बाद तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से पर सिर्फ मेरा हक। फिर तुम कैसे उनके सामने ऐसे बैठ सकती हो? हाँ, अब तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलकर रहेगी। पूर्णविराम। अद्विक की इस बात को सुनते ही ऋषिका का तो सर ही एक पल को चकरा गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने अद्विक को शर्टलेस देखा तो एकदम से बोल उठी, हमने उनके सामने कुछ नहीं किया था सच्ची में। वो तो अभी आपके आने से 1 मिनट पहले ही आई थी, और देखिए हमने खुद को ढक रखा है। कोई हमें चाह कर भी नहीं देख पाएगा। आप क्यों इतना गुस्सा और नाराज हो रहे हैं? हम आपके ही है, आप ही इकलौते ऐसे शख्स है, उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम, जिन्होंने हमें न सिर्फ ऐसे देखा है बल्कि छुआ भी है। अब तो आप अपनी पजेसिवनेस कम से कम लड़कियों से तो दूर रखे। ऋषिका ने अद्विक को अपनी बातें समझाते हुए कहा, लेकिन जब उसने अद्विक के बदन पर बचे हुए पूर्णविराम एक पेंट को देखने के साथ साथ उसे अपने करीब आते हुए देख, उसने वो किया जिसे शायद ही उसने कभी पहले किया हो और आप सब रीडर्स ने पढ़ा हो। टीयर्स ऑफ जॉय 302। तू अपने आंखों के सामने अपनी बर्बादी देखेगी। अब आगे एक अंधेरे से घिरा हुआ कमरा, जहां रोशनी के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसी अंधेरे कमरे के एक कोने में खुद में ही सिकुड़कर बैठी एक औरत, इस वक्त खुद में ही न जाने क्या क्या बड़बड़ाए जा रही। पूर्णविराम। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे महीनों से यहाँ बंद कर रखा हो। एक फटी पुरानी साड़ी जो गंदी हो चुकी थी, उलझे और बिखरे हुए बाल, चेहरा एकदम से बेरंग और पीला पड़ा हुआ, जगह जगह मारने और चोटों के निशान। वाकई में जिस किसी ने भी उस औरत के साथ ऐसा किया था, उसके अंदर दिल और रहम नाम की कोई चीज़ ही मौजूद नहीं थी। तभी तो उसने इस औरत के ऊपर इतने जुल्म किए थे। अचानक से उस अंधेरे से कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर एक लंबी और औसत हाइट वाला साया कमरे के अंदर आया, जिसने इस वक्त क्या पहना क्या नहीं, उसका चेहरा कैसा था और वो कौन था। पूर्णविराम। इन सारी बातों का जवाब मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस पूरे जगह पर ही घना अंधेरा छाया हुआ था, जैसे ये अंधेरा जानबूझकर किया गया हो। किसी के कदमों की आहट सुनते ही कोने में खुद में ही सिमट कर बैठी उस औरत के सूख चुके होंठों पर बेहद दर्द भरी मुस्कान उभर आई थी। हालांकि ये मुस्कान कोई नॉर्मल या दर्द भरी मुस्कान नहीं थी, बल्कि ये एक व्यंग और तंज से भरी मुस्कान थी, जैसे वो घायल और कैद औरत पूर्णविराम अभी अभी कमरे के अंदर आए साए के ऊपर हंस रहा हो। उसने हंसते हुए अपना सर ऊपर उठाकर उसे पीछे की दीवार से लगाते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए ही हंसकर कहा, हा हा हा, इतना सब कुछ पाने के बाद भी तुम हो कि अभी तक मुझ पर निर्भर हो। कितनी शर्म की बात है ना। अपना मकसद पूरा करने के बाद भी तुम अपने असली मकसद में कामयाब नहीं हो पा रही। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, पर अफसोस भी तुम पर और तुम्हारी बेवकूफ़ी। अब भी वक्त है, मैं अब भी तुम्हें आगाह कर रही हूँ। अपनी लालच को छोड़ो और मुझे मार दो, क्योंकि जो तुम मुझसे चाहती हो ना, वो तो मैं अपने मरने के बाद भी नहीं लेने दूंगी मियाँ तुम्हें। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। चलो अब निकलो यहाँ से, मेरे सोने का समय हो गया है। वैसे एक बात तो है, सच कहते हैं लोग, शेर की खाल में छुपा हुआ गीदड़ कभी शेर नहीं बन सकता। उस औरत ने हंसते हुए सामने खड़ी उस आकृति से बेहद मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा था, जिससे वो साया एकदम से गुस्से में आ गया था। अगले ही पल वो आगे बढ़ा और फिर उस औरत के गालों पर बेहद गुस्से और नफरत से भरकर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे उस जख्मी औरत का सर पूर्णविराम तेज आवाज के साथ पीछे की दीवार से भिड़ा और फिर उसका दिमाग कुछ पलों तक एकदम से सुन्न पड़ गया। लेकिन उसके सामने खड़ा वो परछाई उतने पर ही नहीं रुका था। अगले ही पल उसने बेहद बेदर्दी से उस औरत के पूर्णविराम बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए उसे जोर से खींचकर उस अधमरी हालत में पड़ी औरत के गालों पर और भी ज्यादा थप्पड़ लगाते हुए बेहद गुस्से और नफरत से भरकर बोला, बहुत बोलने लगी है ना तू हम पर। अब नहीं, बस कुछ दिन और उसके बाद तेरा भी काम तमाम कर दूंगी मैं। बस एक बार मेरे हाथों वो लग जाए जिसके लिए मैंने इतने सालों तक मेहनत की। तुझे क्या लगता है कि सच में कोई तुझे यहाँ ढूंढ पाएगा? हाँ, उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम, कभी नहीं।
आज तक जो जो तूने मुझसे छीना है ना, उन सब को मैंने अब वापस पा लिया है। सबको, बस बचा है तो उन पर अपनी मुहर लगाना। पहले पैसों और प्रॉपर्टी पर, फिर उसके ऊपर और फिर हर चीज़ पर। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। तुझे क्या लगता है कि मैं ऐसे ही तुझे अपने साथ लेकर दर दर क्यों भटक रही हूँ? इसलिए ताकि उस खुद अपने आंखों से खुद की बर्बादी देखे, ऐसी बर्बादी जो कभी किसी की न देखी होगी और ना सुनी होगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ये ले खाना, महंगे होटल का है, तेरा पसंदीदा जिसे तू रोज खाया करती थी। खा लेना क्योंकि अभी तो तुझे बहुत कुछ देखना है, और इसके साथ ही तू अभी मेरे बहुत काम की है। उसके लिए तो तुझे जिंदा रहना पड़ेगा ना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। और चल खाने के बाद अपने और उसके बारे में कुछ बता। वैसे भी आज मेरा दिमाग बहुत गर्म है। साला एक पूरा प्लान ही बिगाड़ दिया उस कमीने ने। तो अब तू मेरा दिमाग खराब मत करना वरना इससे भी ज़्यादा बेरहमी झेलनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। तुझे, उस औरत ने सामाने रखे लकड़ी के कुर्सी पर बैठते हुए अपने पीछे खड़े एक आदमी के हाथों से खाने की थाली उस दूसरी औरत के सामने फेंकते हुए कहा, जो इस वक्त अपने सामने रखी थाली में मौजूद 2 सूखी रोटी और प्याज को मुस्कान लिए देखे जा रही थी। कुछ देर बाद उसमें धीरे से उसे उठाया और फिर रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर उसे प्याज के साथ चुपचाप खाने लगी, जबकि उसके सामने बैठी उस औरत के चेहरे पर पूर्ण विराम। इस वक्त दुनिया जहां का सुकून और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा लंबी मुस्कान छाई हुई थी। जैसे उसे सामने बैठी उस औरत की हालत को देखकर मजा आ रहा हो, उसे वो तड़पती हुई दर्द और असहाय बहुत अच्छी लग रही थी। आखिर लगे भी क्यों न, जब सामने बैठी औरत से वो अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत करती है, तो उसकी बर्बादी पर सबसे पहले खुश होने और उसकी बर्बादी पर थाली बजाने वाली पहली तो वही होगी ना। पूर्ण विराम। वो खुद नहीं जानती थी कि उसके दिल में सामने बैठी औरत के लिए कितनी ज़्यादा नफरत है। इतनी को शायद अब तक वो उसे टुकड़ों में काटकर चिल कौवों तक को खिला चुकी थी। मगर अफसोस अभी तक उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए उसे सामने बैठी औरत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके दिमाग में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा था वो बेहद खतरनाक था और शायद उससे भी ज़्यादा भयानक, जिससे सबसे ज़्यादा बर्बाद सामने बैठी वो औरत होगी जिसे सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे सिर्फ बर्बाद करने के लिए जिंदा रखा जा रहा है, जिसे सिर्फ अपनी और अपने परिवार की बर्बादी देखने के लिए खिलाया जा रहा था। पूर्ण विराम। और शायद जो उसके लिए सोचा गया है वो उसकी मौत का जिम्मेदार बनने वाला था। इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई उस औरत के होंठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी हुई थी, जैसे वो आगे होने वाले हर एक वाकयात को अभी से ही जानती हो। पूर्ण विराम। पर कहते हैं ना, झूठ चाहे जितनी ही परतों में छुपाने की कोशिश क्यों न करे, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। और जब आता है तो उसका विनाश ऐसे होता है कि उसकी 7 पुश्तों तक भी दोबारा जन्म लेने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ राध्विक का कमरा, शर्टलेस और अपने बदन पर सिर्फ एक पेंट पहने हुए अद्विक को अपने करीब आते हुए देख ऋषिका के दिमाग में जल्दी से कुछ आया, जिसे समझते ही उसने बिना कुछ सोचे समझे वो कर दिया जिसे शायद ही पूर्ण विराम उसने कभी पहले किया हो और आप सब रीडर्स ने पढ़ा हो। टीयर्स ऑफ जॉय 307। अगस्त्य और विराज जिंदा है, अद्विक की पजेसिव ने। अब आगे चल हट बे, कितनी बार कहा है मुझसे चिपका मत किया करो, लेकिन तुम हो कि कुछ समझते ही नहीं हो। अगर ऐसा ही रहा तो देखना सबके साथ साथ धीरे से अपनी अपनी वाली भी हमें गे समझेंगी। चल हट अब मुझसे दूर। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अचानक से आई इस आवाज़ को सुन जैसे ही सभी घर वालों ने मेन दरवाजे की तरफ देखा, वैसे ही उनकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और उनका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया, जबकि राजवीर जी ने गुस्से से एक नज़र पूर्ण विराम दरवाजे की तरफ देखने के बाद वह से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, जबकि वही दूसरी तरफ दरवाजे के पास खड़े विराज के ऊपर चढ़े हुए अगस्त्य का चेहरा एकदम से काला पड़ गया था, जैसे वो कोई पत्थर हो। पूर्ण विराम। उसकी आंखें भी एक वक्त गुस्से से लाल हो उठी थी, जैसे उनमें से अभी ही खून निकल आएगा। विराज और अगस्त्य जो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हुए अंदर आ रहे थे, जैसे ही उनके कानों में रोहिणी जी की तीखी बातों सुनाई पड़ी, वैसे ही उन दोनों के चेहरा के रंग एकदम से पीला पड़ गया था। खास करके तो अगस्त्य का, क्योंकि उनकी कही गई हर एक बात अद्विक को भले ही ना लगी हो, पर अगस्त्य के दिल में खंजर जरूर घोंप गई थी। पूर्ण विराम। उसने आज तक कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी खुद की माँ उसके भाई से जो कभी इतना प्यार करती थी कि जिसकी कोई हद नहीं थी, आज वो ही उसके भाई के पैदा होने से पहले मार देने की बातें कर रही थी। पूर्ण विराम। ये बात आज उसके दिल और दिमाग में बेहद गहरा असर छोड़ गई थी। हॉल के खराब हो चुके माहौल और अगस्त्य के बनते बिगड़ते हुए भाव को देख विराज ने जैसे ही राजवीर जी को शांत होते हुए देखा, पूर्ण विराम वैसे ही सबका ध्यान भटकाने के इरादे से अगस्त्य को अपने कंधे से नीचे उतार कर कहा,
जिसके बाद सभी की हैरानी भरी निगाहों का पहरा उनके ऊपर आ गया था। अगस्त्य और विराज को एकदम ठीक ठाक देख पूर्ण विराम। रोहिणी जी कुछ पल के लिए तो अपनी ही जगह पर स्तब्ध होकर खड़ी ही रह गई, लेकिन कुछ पलों अचानक से उन्हें होश तब आया। गायत्री जी की खुशी और भरी आवाज़ सुनाई पड़ी थी, जो इस वक्त अगस्त्य और विराज के पास खड़ी, उनके चेहरे को अपने हाथों से छूते हुए, उन्हें इधर उधर देखते कि कहीं चोट तो नहीं लगी है। वो लगातार बोले जा रही थी, अगस्त विराज, आप दोनों ठीक तो हो ना मेरे बच्चों? कहीं कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। दिखाओ अपनी दादी को, हम अभी डॉक्टर को बुलावते हैं। और आप दोनों के पास क्या दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है? हमें अंदर भेजने के बाद आप क्यों गुदे थे उन गाड़ियों की तरफ? क्या आपका दिमाग खराब हो गया था? हाँ। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो जाता तो हम सबका क्या होता? अगस्त्य, कहा जा रहे हैं आप? विराज, आप भी क्या हुआ? गायत्री, जो उन्हें अपनी नमी भरी निगाहों से देखते हुए डांटते जा रही थी। पूर्ण विराम। और जब उन्होंने उनके माथे को प्यार से चूमने के लिए उनका सर नीचे किया, तब अचानक से अगस्त्य बिना किसी भाव के उनके हाथों को अपने हाथों से दूर करते हुए वहां से सीधा आगे बढ़ गया। इसके साथ ही विराज भी। पूर्ण विराम। जिसे देख गायत्री जी समेत सभी लोग हैरान रह गए, जबकि दूसरी तरफ अद्विक और ऋषिका नन्हे से आकृद्ध को अपने गोद में लिए बिना कुछ कहे सीधा वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जाने लगे थे। पूर्ण विराम। जबकि उनके आगे ही सारांश, रूही, मिशा और मानव, रावी अदिप के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इन सब के दौरान सारांश और मानव के हाथों की मुट्ठियां गुस्से से भर बेहद कस के आपस में भींची हुई थी। पूर्ण विराम। उनका दिल इस वक्त जल रहा था। अगर वाकई में वो दोनों सिंह खानदान के छोटे बेटे ही क्यों ना होते, अगर उस घर के सदस्य ही होते, तो आज बिना किसी संस्कार और बड़े छोटे जैसे चीज़ों की परवाह किए पूर्ण विराम यहाँ मौजूद हर एक शख्स को उसकी औकात दिखा देते। मगर अफसोस उनके पास ये हक नहीं था। किसी और के परिवार में बोलने का था, देखा जाना कहा था, न इसे भूख लगी है पर तुम मेरी जहां सुनती हो कभी? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सीढ़ियों चढ़ते हुए अद्विक ने अपनी 2 उंगलियों से अपने भौहों को सहलाते हुए ऋषिका के सीने से लगे अपने नन्हे से बेटे की तरफ देखकर कहा, जिसे सुनकर ऋषिका ने उसकी तरफ घूर कर देखते हुए कहा, माँ है हम इनकी, सब पता रहता है हमें कि कब इन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। आए बड़े हमें बोलने वाले, हमने तो पहले ही कहा था उसे भूख लगी, पहले दूध पिला देंगे फिर चलेंगे, लेकिन आप ही ने कहा था कि लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। ऋषिका के गुस्से और नाराजगी से फुले हुए गालों को देख अद्विक के होठों पर एक मुस्कान आते आते चली गई। वो अभी मुश्किल से गिनकर 10 सीढ़ियां ही चढ़े होंगे जब अचानक से पीछे से आकर किसी ने अद्विक के कंधों को बेहद मजबूती से पकड़ते हुए खुद को उसके ऊपर चढ़ा लिया था। अचानक से हुए इस हरकत से जहां एक तरफ ऋषिका हल्का सा चौंक उठी थी, अद्विक बिना किसी भाव के अपनी जगह बिल्कुल एक सख्त पत्थर की तरह खड़ा ही रह गया था, जैसा उससे पहले से ही उन 4 पैरों की तेज कदमों की आहट सुनाई दे गई हो। ये नौटंकी बंद करो तुम दोनों और जाओ और जाकर अपना अपना सामान समेट लो, हम 2 घंटे बाद वापस से निकलेंगे। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अद्विक ने अपनी ऊपर अगस्त्य और अगस्त्य के ऊपर चढ़े हुए विराज से हल्का सा अपना सर मोड़कर सख्त लहजे में कहा, जिसे सुनकर अगस्त्य ने उसके ऊपर अपनी पकड़ और कसते हुए धीरे से आगे बढ़कर उसके गालों को चूम लिया और फिर सीधा उसके सामने की सीढ़ी पर कूदते हुए बोला, आई लव यू द मोस्ट भैया, आई लव यू सो मच इन द होल वर्ल्ड ओम्हा, मैं बस अभी अपना बैग लेकर आता हूँ। इसी के साथ उसने अपने ऊपर चढ़े विराज को धक्का दिया और फिर तुरंत ऊपर की तरफ भाग गया। अभी तक जिस अगस्त्य के चेहरे पर कठोरता और गुस्से के साथ साथ बेहद खतरनाक भाव उभर आए थे, उन पर अब वापस से उसकी चंचलता और मुस्कान उभर आई थी। पूर्ण विराम। जबकि उसके वहां से कूदते फांदते जाते हुए देख विराज ने अद्विक की नज़रों को जब खुद के ऊपर महसूस किया तो खुद के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान लाते हुए एकदम से उसके दूसरे गाल पर किस करते हुए पूर्ण विराम वहां से वो भी बंदर की तरह कूदते फांदते हुए भागते हुए सीधा अगस्त्य के पीछे चला गया, जिसे देख अद्विक की आंखें एकदम से अजीब सा भाव उभर आए थे, जिस पर नजर जाते ही ऋषिका एकदम से जोरों से हंस पड़ी थी। पूर्ण विराम। उसे खुद के ऊपर हंसते हुए देख अद्विक की आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और अब वो उसे अपनी उन्हीं छोटी छोटी निगाहों से घूर कर देखते हुए उसके साड़ी के पल्लू को पकड़ उससे अपने गाल रगड़ते हुए बोला, कमरे में चलो जाना, फिर तुम्हें मैं और हंसाता हूँ। इसी के साथ वो दोनों अपने कमर की तरफ चले गए और उनके पीछे पीछे एक ऋषिका और अदिति भी, जबकि पीछे खड़े सभी घरवाले उन्हें बात देखने के अलावा और कुछ ना कर सके। कुछ देर बाद महल के छत पर जब जब किसी चिड़िया के पंख खुले आसमान में उड़ते हुए आसमान की ऊपरी सतह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब तब उनके ऊपर अपना घात लगाए बैठा हुआ चिल बस इसी पल के इंतजार में रहता है कि कब उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम कब वो चिड़िया उसके हाथों में आए और वो अपना शिकार कर पाए।
पर इस बार यहाँ चिड़िया तो खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा आंकने लगी है। तभी तो सीधा चिल के गुफा में घुसकर उसके ही आदमियों के ऊपर उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम वार करवा रही है। बाजीगर जरा पता तो करो आखिर किस चिड़िया के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है जो वो सीधा चिल का ही शिकार करने निकल पड़ा है, बिना ये जाने कि ये चिल खुद अपने जैसे 100 चीलों को भी निगल चुका है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जी एसआर, जैसा आप कहे। छत के सबसे ऊपरी हिस्से में खड़े अद्विक ने बेहद खतरनाक निगाहों के साथ नीचे की तरफ उन जल चुकी गाड़ियों को बड़े ही बेदर तरीके से खूंखार भड़के हुए किसी जंगली जानवर के जैसी निगाहों के साथ घूरते हुए पूर्ण विराम कहा, जिसे सुन उसके पीछे ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़ों में लिपटे हुए बाजीगर से कहा, जिसकी सिर्फ गहरी भूरी और खतरनाक सी बेजान आंखें ही दिखाई दे रही है, जबकि अद्विक के अगल बगल खड़े मानव और सारांश पूर्ण विराम खुद भी तेज चलती हवाओं के वार को अपने सीने पर महसूस करते हुए खड़े बस एकटक नीचे की तरफ ही देखा जा रहे थे। उन दोनों के ही हाथों की मुठ्ठियां कसकर आपस में भींची हुई थी, जिस तरह से लगता है कि पिछली बार की उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम तरह रावण के घर का विभीषण कुछ ज्यादा ही बेवकूफ था, और अब की बार असार के घर का विभीषण अपनी औकात से ज्यादा खुद को चालाक समझता है, बशर्ते वो ये नहीं जानता है कि उसने गलत रावण से पंगा लिया है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम है ना, मानव ने अपने हाथों को बड़े ही भयानक तरीके से अपने चेहरे पर फिराते हुए कहा। तो अब की बार अपने हाथों में पकड़े हुए खंजर को अपनी ही उंगली के अंदर धंसाते हुए सारांश ने बिना भाव के कहा, हम इस बार के रावण में भी तो अंतर है ना। ये मूर्ख दुनिया वाले रावण को रावण नाम तो से दिया, लेकिन कभी उसके पूरे अस्तित्व के बारे में ढंग से सोचा नहीं। हम हूं पर ये सब आज के असार से अनजान है। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सारांश के बातों में लोगों के लिए हंसी और व्यंग साफ साफ महसूस की जा सकती थी, जैसे वो लोगों के ऊपर हंस रहा हो, उनकी मानसिकता पर हंस रहा हो। हालांकि यहाँ ये लोगों नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास चुनिंदा लोग थे पूर्ण विराम, जो इस वक्त असार के जहन में पूरी तरह से गड़ चुके थे, जैसे उनका खत्मा होना पक्का हो। आहान का पता चला, कहाँ है वो अभी? अचानक से आए इस सवाल को अद्विक से सुन सारांश और मानव के चेहरे भाव पूर्ण विराम और भी ज्यादा सख्त हो गए। नहीं, अब भी उसका कोई पता नहीं है। बस ये खबर हाथ आई है कि उसे जिसने भी कैद किया था, अब वो उसकी कैद से आज़ाद हो चुका है। पर इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहा है, किससे साथ है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हमें कुछ भी नहीं पता, बशर्ते राधे जिस काम के लिए गया है, मुझे उम्मीद है वो जरूर कुछ न कुछ अपने साथ अपने हाथ में हमारे लिए लेकर ही आएगा। मानव ने शांति से उसके सावला का जवाब दिया, जिसे सुनकर अद्विक पूर्ण विराम के माथे की लकीरें और भी ज्यादा सपाट हो गई। हम ठीक है, जाओ जाकर चलने की तैयारी करो। आज का धमाका इतना भी कुछ बड़ा नहीं था, इससे अच्छे धमाके तो मेरे यहाँ के कुत्ते करते हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। फिर ये तो कोई गिरा हुआ हमारा पुराना दुश्मन है। ध्यान रखना, पूरे इलाके को सील कर देना, वहाँ की कमान अब बाजीगर संभालेगा। इसी के साथ उसने एक नज़र वापस से जली हुई गाड़ियों को देख मुड़ा और वहाँ से सीधा अपने पूर्ण विराम कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ का सीन देखते ही उसका दिमाग एकदम से खराब हो गया। उसके ठीक सामने बैठी उसकी जाना इस वक्त आकृद्ध को फीड करा रही थी, जिसके सामने रूही और मीशा बैठी हुई थी। पूर्ण विराम। गो फ्रॉम हियर। अचानक से आई इस आवाज़ को सुनते ही जैसे ही रूही और मीशा की निगाहें दरवाजे के पास खड़े अद्विक पर गई, वैसे वो दोनों तुरंत वहां से बाहर निकल गई, जबकि उनके वहां से जाते ही अद्विक ने कमरे के दरवाजे को बेहद गुस्से से बंद किया और फिर ऋषिका की तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे को हल्के से दबाव के साथ अपने हाथों में भरते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए वार्निंग भले लहजे में बोला, ये तुमने बहुत गलत किया जाना, बहुत गलत। अब इसकी सजा तो तुम्हें मुझसे मिलकर ही रहेगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन दोनों के समाने मेरे बेटे को दूध पिलाने की? हाँ, मैंने कहा है ना तुम्हें कि तुम्हें छूने का, महसूस करने का, उद्धरण चिन्ह और बीजा कपड़ों के देखना का सिर्फ मेरा है। तुम्हारी रूह के बाद तुम्हारे बदन के हर एक हिस्से पर सिर्फ मेरा हक। फिर तुम कैसे उनके सामने ऐसे बैठ सकती हो? हाँ, अब तो इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलकर रहेगी। पूर्ण विराम। अद्विक की इस बात को सुनते ही ऋषिका का तो सर ही एक पल को चकरा गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने अद्विक को शर्टलेस देखा तो एकदम से बोल उठी, हमने उनके सामने कुछ नहीं किया था सच्ची में। वो तो अभी आपके आने से 1 मिनट पहले ही आई थी, और देखिए हमने खुद को ढक रखा है। कोई हमें चाह कर भी नहीं देख पाएगा। आप क्यों इतना गुस्सा और नाराज हो रहे हैं? हम आपके ही है, आप ही इकलौते ऐसे शख्स है, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, जिन्होंने हमें न सिर्फ ऐसे देखा है बल्कि छुआ भी है। अब तो आप अपनी पजेसिवनेस कम से कम लड़कियों से तो दूर रखे। ऋषिका ने अद्विक को अपनी बातें समझाते हुए कहा, लेकिन जब उसने अद्विक के बदन पर बचे हुए पूर्ण विराम एक पेंट को देखने के साथ साथ उसे अपने करीब आते हुए देख,
उसने वो किया जिसे शायद ही उसने कभी पहले किया हो और आप सब रीडर्स ने पढ़ा हो। टीयर्स ऑफ जॉय। उसने तुरंत अपने साड़ी के पल्लू को नीचे गिराते हुए पूर्णविराम अपने आधे खुले ब्लाउज को पूरा खोलकर अपने बदन से निकालते हुए अद्विक के हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक झटके के साथ उसे अपने करीब लिटाते हुए उसका सर अपने गोद में रखने के बाद पूर्णविराम तुरंत अपने खुले हुए राइट सीने के निप्पल को उसके मुंह में डाल दिया, जिसे देख अद्विक की गुस्से और कठोरता से भरी निगाहें एकदम से शांत हो गई और अब वो बिना कुछ कहे ऋषिका के शर्म और प्लीजिंग से भरी आंखों में झांकने के बाद एकदम से उसके निप्पल को अपने होंठों में भरे हुए कसकर चूसने लगा, जिससे रीत के होंठों से हल्की हल्की सी बेहद मनमोहक आहें निकलने लगी जो उसे अत्यंत सुख दे रही थी। वो जानती थी अद्विक की पनिशमेंट यही होने वाली थी, इसलिए तो उसने पहले ही उसके मुंह को अपने सीने से भरकर बंद कर दिया था। इसी के साथ अद्विक उसके सीने को दबाते हुए उसके निप्पल को चूसते हुए उसके मिल्क को पीने लगा था, जो उसका अब तक का सबसे पसंदीदा काम बन गया था। पूर्णविराम। डियर रीडर्स, ये आज का रोमांस वाला कंटेंट हमें कल रीमा जी ने दिया था। सच कहे तो लिखने वाले नहीं थे पर लिख दिया। अगर आपको ये पसंद ना आए तो हमें ज़रूर बताएं, हम इसे एडिट कर देंगे, बशर्ते ये भी कि आप इतना रोमांस तो बर्दाश्त कर ही सकते हो। खैर मिलते हैं शाम तक, अगर मौका मिला तो अद्विक और ऋषिका का तगड़ा वाला रोमांस दिखा दूंगी, वरना कल से कहानी आगे बढ़ेगी। टू बी कंटिन्यूड। दो दिल च 310 जैसा बाप वैसा बेटा। डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, साथ ही साथ हमें कोश भी रहे होंगे। सच कहे तो कहानी लिखने न लिखने से हमें अब कोई फ़ायदा नहीं होता है और ना ही हो रहा था। वो तो बस हमने आप सबका मन रखने के लिए इतने दिन लिखा, लेकिन जब बात हमने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए नोट दिया तो सब हमें ज्ञान देने लगे। सच कहते हैं लोग, इंसान जब तक उस स्थिति से सामने नहीं कर लेता तब तक उसे सामने वाला समझ नहीं आता। खैर अब हमने सोच लिया है, जब हमारा एक दिन में टिक 5 देने पर भी न तो रीडर्स का रिस्पांस मिला और न ही व्यू, तो कहानी यहीं पर ख़त्म कर देनी चाहिए। पर कल किसी ने हमसे इस बारे में बात करते हुए ये कहा कि वो सिर्फ इस कहानी को पढ़ने के लिए अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराता है। तब हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि चोरी एक बहुत गलत काम है। प्लीज़ इसे कोई न किया करे, उन्हीं के लिए और उनके पापा के मेहनत से कमाए गए पैसों के लिए ही हमने इस कहानी को आगे बढ़ाने का सोचा है। अब से ये कहानी जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक रुकेगी नहीं, भले आप लाइक दे ना दे, कमेंट करे या ना करे। अब डेली एक पार्ट देकर हम बस इसे एक सूटेबल एंडिंग देकर रहेंगे। अब आगे सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मेरा सारा बना बनाया प्लान, मेरी सालों की गई मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे की वजह से। देख, अगर एक बार फिर से उसकी वजह से मुझे उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम या मेरे मकसद में कोई रुकावट आए, वो कसम से मैं तेरे बेटे समेत तेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा। समझी? तड़प तड़प कर मरेंगे फिर वो सब के सब। एक बार फिर से उस अंधेरे से घिरे कमरे के अंदर आए। इस औरत ने जमीन पर दीवार के सहारे बैठी उस कमजोर और बेबस औरत से बेहद गुस्से और नफरत से भरकर चिल्लाती हुई बोली थी, जिसे बस सुनने की ही देरी थी। वो लाचार सी दिखने वाली औरत एकदम से उसके ऊपर और उसकी खराब हालत देखकर जोरों से हंस पड़ी थी, जैसे उसके हाथों न जाने कौन सा खजाना लग गया हो, जिसके बलबूते पर वो अब अमीर बन जाएगी। हा हा हा, देखा कहा था न, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो न, वहाँ कभी तुम कामयाब नहीं हो पाओगी। ना तो ऊपर वाला तुम्हें और तुम्हारे गलत मंसूबों को कामयाब होने देगा, और ना ही मेरा बेटा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ कैद कर दोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आखिर बाहर हो क्या रहा है? उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। चू चू, गलत, बहुत गलत हो तुम मोहिनी। मैं सब कुछ जानती हूँ, और सबसे बढ़कर अपने पति और अपने बेटे को आंख बंद करके पहचानती हूँ। तुमने कह दिया कि तुम मेरे परिवार को जिंदा जला होगी, तो क्या मैं तुम्हारी इस नीची सोच वाली नीची साजिश से डर जाऊंगी? हाँ, मेरे बेटे के रहते तो तुम मेरे परिवार वालों का एक बाल भी बांका करके दिखाओ तो मैं जानूं तुम्हें। आई बड़ी अपने मंसूबे कामयाब करने, पहले कामयाब हुई होगी तुम। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। क्या होगा कईयों को अपने मंसूबों में तबाह, पर इस बार तुम्हारा पाला मेरे परिवार से हुआ है, जिसकी ढाल मेरा बेटा है। पछताओगी, बहुत ज़्यादा पछताओगी। देख लेना, मेरी बातें बचपन से लेकर आज तक कभी गलत नहीं हुई है। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। चुप साली, बहुत भरोसा है ना तेरे को अपने पति और बेटे पर? चल, इसी भरोसे की धज्जियां उड़ाती हूं मैं। अब बस तू देखती जा, तेरी सोच और बातों को कैसे गलत साबित करती है मैं। एक दिन मेरे मंसूबे भी कामयाब होंगे और मैं सब कुछ तुझसे तेरा छीन लूंगी, समझी तू? और याद रखना, जब तेरा घमंड टूटेगा ना, तब मैं यही तेरे सामने बैठकर तेरे ही पति के साथ अपनी सारी हदें पार करूंगी, और वो मुझे बेहद सुख देगा, वो भी तेरे सामने, तेरे ही बेड पर। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। हाय, कितना मजा आएगा ना तेरे उस कड़क मर्द के साथ सोने में।
उस पहली औरत यानी ही मोहिनी ने एकदम से जमीन पर बैठी औरत की बात पर गुर्राते हुए उसके गालों पर थप्पड़ों के निशान छोड़ने के साथ साथ पूर्णविराम उसके पूरे बदन को अपने पैरों तले कुचलते हुए बेहद बेशर्मी और बेहयाई से कहा, जिसे सुनकर उस औरत की आंखें एकदम से नम पड़ गई। आखिर कैसे कोई औरत अपने ही पति के बारे में किसी दूसरी औरत के मुंह से कुछ सुन सकती है, और तब तो हरगिज नहीं जब उसके सामने खड़ी वो औरत अपने मंसूबे को कामयाब करने के किसी भी हद तक जा सकती है। ऊपर से उसकी पहचान, सब कुछ उसके साथ था, कुछ रह गया था तो वो सिर्फ वही थी, अकेली और गुमनाम सी। पूर्णविराम। दूसरी तरफ अद्विक, जिसने अभी अभी ना जाने किस मौत के घाट उतारा था, वो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आया तो उसकी निगाहें सीधा पर बेड पेट लेटी ऋषिका के ऊपर चली गई, जिसके सीने के ऊपर चढ़कर बैठा उसका बेटा पूर्णविराम लगातार बस मुस्कुराए जा रहा था। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई कह ही नहीं सकता था वो एक बच्चा है, क्योंकि शायद किसी बच्चे को छोड़ देने के बाद भी किसी इंसान की भी इतनी प्यारी और निश्चल मुस्कान देखी हो। किसी ने उसकी इसी मुस्कान पर मोहित हुई। उसकी माँ लगातार हंसे जा रही थी, जिसके साथ ही उसने न जाने कितनी ही बार नन्हे से आकृद्ध के छोटे से चेहरे को चूम लिया था, जो इस वक्त पके हुए लाल टमाटर की तरह गहरे लाल हो रखे थे। ऋषिका की नज़र जैसे ही अद्विक पर पड़ी, उसके कपड़ों को लगे खून के धब्बे और उसके चेहरे पर छाए कठोरता के भाव को देखकर उसने निराशा से अपना सर नामे हिलाते हुए नन्हे से आकृद्ध को अपनी गोद में लिए हुए उठकर बैठ गई, जिससे अब आकृद्ध की निगाहें भी सीधा अपने डेडा के ऊपर चली गई थी। पापा। अचानक से उसके होंठों से पापा निकला और वो एक बार फिर से मुस्कुरा उठा, जिसे देख करके तो अद्विक पूर्णविराम की सांसें ही एक पल को रुक सी गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई और उसका चेहरा लाल, क्योंकि 5 महीने का बेटा एक नंबर का शैतान था, जिसने उसे चिढ़ाने के लिए एकदम से अपनी मम्मा के सीने से लिपट कर अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा लिया, जिसे देखकर अद्विक के हाथों की मुट्ठी कसकर आपस में भींच उठी और वो एकदम से एक कदम आगे बढ़ा। यूं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुको तुम अभी बताता हूं। उद्धरण चिन्ह पूर्णविराम। अचानक से वो अपने दांत पीसते हुए रुका और फिर सीधा बाथरूम में घुस गया, जिसके तुरंत बाद ही पूरे कमरे में ऋषिका के जोरों से हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी, जिसकी कुछ एक दो पल के बाद किसी की मासूम और मीठी सी बेहद प्यारी खिलखिलाहट, यकीनन ये उसके शैतान बेटे की खिलखिलाने की आवाज़ थी, जिसे उसने अब जाकर पूरे 5 महीने बाद सुना था। कमरे के अंदर से आती हुई उन खिलखिलाहट की गुंजनती हुई आवाज़ें इस वक्त अद्विक को बेहद सुकून और सुख के भाव एहसास करा रही थी, जिसकी उम्मीद उसने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसके लिए कोई लड़की बनी ही नहीं थी। पूर्णविराम। कुछ पलों बाद जैसे ही वो सिर्फ अपने लोवमे कमरे के अंदर आया, वैसा ही उसकी निगाहें और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई, ये देखकर कि उसका बेटा उसकी बीवी के सीने से चिपका हुआ उसकी तरफ अब भी देख रहा था। बशर्ते इसके साथ अब बदलाव इस बात का आ गया था कि ऋषिका के उभार खुले हुए उसके होंठों के बीच दबे हुए थे। शायद उसे भूख लगी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे फीडिंग करा रही थी, लेकिन उसकी मासूम सी छोटी छोटी निगाहों में छुपी शैतानियत के भाव को सिर्फ और सिर्फ उसका बाप महसूस कर सकता था, क्योंकि जैसा बाप था वैसा उसका बेटा भी, जिनकी शक्ल तक सेम हो तो भला उनकी सोच कैसे दूसरी हो सकती है। पूर्णविराम। अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे ऋषिका यहाँ हैरान रह गई थी। वहीं दूसरी तरफ नन्हा सा आकृद्ध बहुत बुरी तरह से अपने डेडा को घूरने लगा था, जो बस एक चंद कदमों का फासला तय करके उसके करीब आ चुके थे। रीडर्स, पार्ट पसंद आए तो लाइक और कमेंट के साथ साथ स्टिकर्स देना ना भूले। मिलते हैं कल, और हाँ, अब से सिर्फ एक ही पार्ट आएगा। पूर्णविराम। टू बी कंटिन्यूड। 2 दिल। 311 रोहिणी जी की सच्चाई। अब आगे कुछ दिनों के बाद सिंह महल में सभी लोग एक साथ बैठे हुए किसी बात पर बातें कर रहे थे, जिसे सुनने वाले वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर संतुष्टि साफ झलक रही, सिवाय एक को छोड़कर। क्या हुआ मासा, आपको दादा साहेब की वसीयत सही नहीं लग रही क्या, जो आप इस तरह से उन पेपर्स को घूरे जा रही है, जैसे ना जाने उसमें क्या कुछ गलत लिखा हो। किंग साइज सोफे पर अपने पैर के पैर रखे बैठे हुए अद्विक ने बेहद शातिराना तरीके से रोहिणी जी के चेहरे को घूरते हुए कहा, जिसे सुनकर सभी लोगों की निगाहें उनकी तरफ चली गई, जबकि रोहिणी जी, जो अब भी उन पेपर्स को घूरे जा रही थी, उन्होंने एकदम गुस्से से दादा साहेब की तरफ देखा और फिर अपनी तेज आवाज में बोली, ये क्या बेहुदा सी वसीयत बनाई है आपने। सबका हिस्सा है पर मेरा हिस्सा क्यों नहीं है इसमें। क्या मैं इस परिवार की सदस्य नहीं हूँ, जो आप मुझे ऐसे मेरे जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया दादा साहेब। रोहिणी जी के अचानक से बदले इस बर्ताव से वहां मौजूद हर एक शख्स दंग था, सिवाय अद्विक और राजवीर जी के, जो बिना किसी भाव बस रोहिणी जी को घूरे जा रहे थे।
रोहिणी जी के लहजे को देखते हुए हैरान हुई गायत्री जी जैसे ही कुछ बोलने को हुई वैसे ही दादा साहेब सुखविंद्र जी ने उन्हें रोकते हुए अपनी सख्त मगर मजाक उड़ाने वाले लहजे में सामने खड़ी रोहिणी जी को देखकर कहा, कौन सा हिस्सा? किस हिस्से की बात कर रही है आप? और किसने कहा हमें रोहिणी के नाम अपनी वसीयत नहीं लिखी है? देखिए जरा ध्यान से, हमने रोहिणी राजवीर प्रताप सिंह के नाम पूरी प्रतापगढ़ और आमेर की रियासत नाम की है, और जिस हिस्से की आप बात कर रही है वो हिस्सा हमारी बहू और हमारे खानदान की पूर्व हुक्मरानी सा। इसी के साथ उनकी बात बीच में ही काटने हुए अद्विक ने अपने हाथ में पकड़ी हुए सिगार का कस भरते हुए अपनी ठंडी मगर बेहद कठोर आवाज में कहा, रोहिणी राजवीर प्रताप सिंह के नाम है, न कि मोहिनी राठौड़ के, समझी मोहिनी जी? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ मेरी माँ बनकर रहोगी और मेरी माँ के हक पर अपना कब्जा जमा कर मेरी माँ को चार दीवारों के बीच बंद करके मार दोगी तो क्या मुझे पता भी नहीं चलेगा कि तुम मेरी माँ हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। अद्विक के इतना ही कहते ही रोहिणी जी के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया और उस पर डर और घबराहट के मारे पसीने की बूंदें उभरने लगी, जबकि वहां मौजूद हर एक शख्स और भी ज्यादा हैरान हो गया। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? मोहिनी तो अपने घर पर रहोगी न, वो यहाँ क्या करेगी? तुम कैसी हकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं खुद को क्यों दीवारी में कैद करूंगी? उद्धरण चिन्ह। रोहिणी जी ने हकलाते हुए अपनी बात कही ही थी जब एक जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर लगा और वो तुरंत जमीन पर जा गिरी थी। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि एक अधेड़ उम्र की औरत ने मारा थे। उस औरत को देखते ही सभी की आंखें एक बार फिर से हैरानी से भर उठी और अब वो सब लोग सामने क्या हो रहा है ये समझने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अब उनके सामने दो रोहिणी जी खड़ी थी। एक जो बेहद कमजोर और मुरझाई हुई सी पट्टियों में लिपटी हुई खड़ी थी, तो वही दूसरी तरफ उनके सामने खड़ी दूसरी रोहिणी जी जो थप्पड़ खाने के बाद जमीन पर गिरी हुई पहली रोहिणी जी को हैरानी से देख रही थी। तुम वहां से बाहर कैसे निकली? कहा था न मर जाना जहर खाकर, तो क्यों नहीं मरी और अब यहाँ आकर मेरा सारा प्लान बिगाड़? इसके आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही एक और थप्पड़ उसके गालों पर जा लगा। चुप, एकदम चुप। उसी दिन कहा था न तुम्हें कि देख लेना मेरा बेटा जरूर मुझे आएगा मुझे वहां से निकलवाने, और देखो तुम मुझे 2 हफ्ते भी ठीक से कैद में नहीं रख पाए। रोहिणी जी ने एकदम से सामने गिरी हुई औरत के ऊपर थप्पड़ की बरसात करते हुए कहा, और फिर इसी के साथ जैसे ही वो उसे और मारने को पहुंची, वैसे ही जमीन पर गिरी मोहिनी ने ना जाने कहां से चाकू निकाला और जैसे ही रोहिणी जी को मारने हुई, वैसे ही हवा को चीरती हुई गोली एक तेज आवाज के आए और उसके माथे के बीचों बीच से होकर निकल गई, जिससे अगले ही पल वो बेजान सी होकर जमीन पर गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि वहां मौजूद सभी लोग एकदम से सकते में आ गए थे। ऋषिका ने जल्दी से आगे बढ़कर रोहिणी को थाम लिया था, तो वही सभी लोग कभी जमीन पर गिरी बेजान सी मोहिनी को देखते तो कभी सोफे पर भावहीन बैठे अद्विक को, जो अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को साफ कर रहा था। इस कचरे को साफ कराओ जल्दी। इतना कहते हुए अद्विक अपनी जगह से उठा और फिर सीधा महल के बाहर निकल गया, जिसके पीछे सारांश, मानव और राधे भी निकल गए। मोहिनी मेरी जुड़वा बहन है, जिसके रिश्ते की बात राज से होने वाली थी, पर उस समय सभी लोग इस बात से अनजान थे कि हम और राज एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। उद्धरण चिन्ह। जब राज को पता चला तो वो माँ और बाबा के साथ हमारा रिश्ता के कराए और इसी तरह हमारी शादी हो गई, लेकिन इन सब के बीच मोहिनी मुझसे दूर हो गई। उसके अंदर मेरे लिए नफरत, गुस्से और जलन की उद्धरण चिन्ह भावना पनप गई। उसने उसी से दिन से मेरी खुशियों को छीनने और मुझे चैन से ना जीने देने की कसम खा ली। फिर जब भी उसे मौका मिलता मुझे जान से मारने की कोशिश जरूर करती। यही मौका उसे राजाभिषेक के दिन उसने मुझे किडनैप करके किसी तहखाने में रख दिया और उसने मेरी जगह लेते हुए यहाँ आ गई ताकि मेरा सब कुछ मुझसे छीन सके। 2 हफ्ते बाद जाकर कल मुझे ना जाने कहाँ से मेरा बेटा बाहर निकाल लाया। सोफे पर बैठी रोहिणी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो सबकी निगाहें उनके शरीर पर आए जख्मों में पड़ी जो बेहद गहरे थे। मेरी बच्ची, भगवान तुम्हारी खुशियों को अब कभी किसी की नज़र न लगने दे, हमेशा खुश रहो। गायत्री जी ने बेहद प्यार से रोहिणी जी के सर को सहलाते हुए कहा और फिर सब लोग उनसे मिलने के बाद वहां से हंसी खुशी अपने अपने कामों में लग गए। जबकि अपने कमरे में रोहिणी जी को अकेले पाते ही राजवीर जी के एकदम से उन्हें अपने सीने से लगा दिया, जिसे देख पीछे खड़े सिद्धार्थ जी ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, आसपास का भी करके साले, तेरा दोस्त अभी जिंदा है, उसकी आंखें भी ठीक ही है, अपने कमरे में चला जा। उद्धरण चिन्ह। उनकी इस बात को सुनते ही यहाँ रोहिणी जी शर्मा गई तो वही राजवीर जी ने अपनी आंखें छोटी छोटी कर सिद्धार्थ जी को घूरा, जो हंसते हुए वहां से उन दोनों को लगे हुए रहने का कहकर बाहर चले गए। इसी तरह उन सब का परिवार हंसी खुशी एक रहने लगा। वो सब लोग करीब 3-4 महीने जयपुर में ही रुके, जहां पूरे 1 महीने के लिए अद्विक और उसकी गैंग महल से गायब थी और यकीनन जिसका नतीजा निकला, अरबाज, उसके भाई और बाकी के साथियों की मौत।
जो सरताज के कुर्सी पर अपनी नज़र गड़ाए हुए बैठे थे, जिन्हें लगता था कि असार को हराना बहुत आसान है, पर कहते हैं ना, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बस यही वो बात थी कि असार का साम्राज्य भी उसका हुआ और उसका तख्त भी उसका ही हुआ। हालांकि इन सभी बातों में आहान का कुछ अता पता नहीं चल पाया कि आखिर वो गया कहाँ, जिंदा है भी या नहीं। सबको बस इतना बता था कि उनकी टीम में मौजूद एक लीडर रहाने ही वो शख्स था जिसने असार के ही साम्राज्य पर अपनी नज़र डाली और उसे पाने के लालच में उसने आहान को किडनैप किया, जो समंदर में जा गिरा, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया कि आखिर आहान कहाँ है। हालांकि अब रहाने का काम भी तमाम हो चुका था, जिसे खुद अपने हाथों से मानव ने बड़ी ही बेरहमी से मारा था। इसी तरह पूरे 4 महीने बीत चुके थे। सब जयपुर ही रुके जब तक कि रावी और सारांशी की डिलीवरी नहीं हो गई। जहां रावी ने एक बेहद प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम आधृत कपूर रखा गया, तो वही दूसरी तरफ सारांशी और राधे की एक बेहद प्यारी सी गुड़िया ने इस दुनिया में अपना कदम रखा था, जिसका नाम सभी ने आंशी राधे राणा रखा गया। जबकि अब नन्हा मुन्ना आकृद्ध पूरे 9 महीने का हो चुका था और रामांश और मानमन पूरे 7 महीने के। इसी तरह जब कुछ सही से होता हुआ तब ऋषिका और अद्विक ने अपने बेटे को लिए बनारस के लिए भी निकल गए, जहां उन्हें महागुरु से मिलना था। उनके साथ पूरा परिवार था। लेकिन हाँ, एक और चीज़, इन दिनों नन्ही सीपीयू ने अगस्त्य सारंशी और विराज अदिति के रिश्ते का राज खोल दिया था, जिसके कारण अब उनकी शादी भी आरोही कबीर के साथ होने वाली थी। टू बी कंटिन्यूड। 2 दिल 312 हैप्पी एंडिंग। अब आगे। एक बड़े से आश्रम के बाहर खड़े अद्विक और ऋषिका को देखते हुए वहां मौजूद एक साधु बाबा ने आकर उनसे कहा, आइए आइए, आपका ही इंतजार था। महागुरु घाट पर बैठे अपनी ध्यान में मग्न है। उन्होंने पहले ही बताया था आप लोग आने वाले हैं, बस आपके ही इंतजार में बैठे हैं, वो आइए इस तरफ। उद्धरण चिन्ह। इसी के साथ वो दोनों नन्हे से आकृद्ध को लिए सीधा घाट की तरफ चल पड़े, जहां मौजूद एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे एक अघोरी बाबा अपनी ध्यान में मगन मुस्कुराए जा रहे थे। जबकि उनके चेहरे और उस पर छाई मुस्कान को देखते ही अद्विक का चेहरा एकदम से कठोर हो गया। उसकी नज़र में ये वही ढोंगी बाबा है जिन्होंने सालों पहला उससे और उसके परिवार से कहा था कि अद्विक प्रताप सिंह की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आएगी, जिसके जिंदगी में उसका अगला कोई वंश भी नहीं होगा। जबकि अद्विक खुद अपने हाथों की लकीरों को ना सही ढंग से पर इस हद तक तो समझ ही सकता था कि ये बूढ़ा उसे और उसके परिवार से झूठ बोल रहा है। आए आए ए हुक्मरानी सा, बैठिए, आपके ही आने का इंतजार था हमें। काफ़ी कुछ सुन रखा है हमने आपके बारे में, राजपुरोहित जी से मिलकर अच्छा लगा। बाकी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ठीक से देखना भी नहीं आता। महागुरु ने अपनी आंखों ही आंखों में अद्विक की तरफ देखते हुए ऋषिका से कहा, तो वो मुस्कुरा उठी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि न जाने क्यों उसके पति की सभी गुरुओं और पुरोहितों से बनती क्यों नहीं है। शुक्रिया महागुरु, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपनी अपनी नज़रिया होता है। किसी के नज़र में अच्छे होंगे तो किसी के बुरे, इसलिए हमें कभी अच्छे और बुरे के तराजू में तोलना सरासर गलत और झूठ होगा। ऋषिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो महागुरु हंस पड़े थे। उन्होंने हंसते हुए ही एक नज़र नन्हे से आकृद्ध पर डाली जो अपने बाबा के गोद में बैठा उन्हें ही घूरे जा रहा था, जिसे देखकर महागुरु और भी जोर से हंस पड़े। सच कहते हैं लोग, बच्चों के अंदर गुण अपने माँ बाप से ही आते हैं। हाँ, बशर्ते ये बात अलग है कि कुछ लोग अपने माँ बाप से भी कहीं गुना निकल जाते हैं, उन्हें पीछे छोड़कर तो कुछ हृदयहीन होते हुए भी उन्हें उनके अंतिम समय तक खुद से जोड़े रखते हैं। और ऐसा ही गुण आपके बेटे के अंदर भी है हुकुम सा। मैं भले ही भविष्य की झलक देख सकता हूँ, परंतु कर्म नहीं, और प्रत्येक व्यक्ति का कर्म ही श्रेष्ठ होता है जो उसे अच्छे और बुरे राह पर ले जाता है। आपका बेटा आने वाले समय में पूरी दुनिया पर राज करेगा। पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, डर, खौफ, सबकी कुछ होगा इसके कदमों के तले, मगर सब कुछ होते हुए भी इसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब किस मोड़ पर इसकी जिंदगी इससे दूर हो जाए। आपके बेटे की कुंडली में माकेश दोष बहुत विकराल है, जो उसके 25वें साल के बाद प्रचंड रूप ले लेगा। इस सब से बढ़कर प्यार या कोई लड़की, शायद ये दोनों ही आपके बेटे की जिंदगी में कभी ना आए। हमने इनकी कुंडली से लेकर जन्म पत्रिका तक पहले से ही तैयार रखी है। महागुरु ने अपने हाथों में लिए नन्हे से आकृद्ध को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर जहां अद्विक ने अपना सर नामे हिला दिया, वहीं दूसरी तरफ ऋषिका एकदम परेशान और घबरा उठी। उसने घबराते हुए महागुरु से पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है गुरुदेव? कोई तो उपाय होगा ना, मेरे बेटे के सर से संकट काटने का। कुछ भी करिए महागुरु, पर बस मेरे बेटे को मैं खोना नहीं चाहती। कहते कहते उसके आंखों में आंसू भर आए थे, जिसे देखते ही अद्विक ने उसकी तरफ कठोरता से देखा था और अगले ही पल उसे अपने गले से लगा लिया था। जबकि दूसरी तरफ महागुरु तो अब भी नन्हे से आकृद्ध के माथे की लकीरें देखे जा रहे थे। एक उपाय है, आपको इसके निवारण के लिए 2 कार्य करने होंगे। पहला। इसी के साथ महागुरु ने अद्विक और ऋषिका को एक एक बात कह डाली जो उन्हें कहने थी। जबकि वही दूसरी तरफ कुछ देर बाद
ऋषिका शांत जरूर हो गई थी, पर अब भी उसके माथे पर परेशानी की लकीरें छाई हुई थी। खैर ये भी हट गया जब महागुरु ने उन दोनों से कुछ और बातें कही, सुनी और उन्हें समझाई। इसी तरह करीब 4 घंटे वो दोनों वही रहे। उसके बाद महागुरु के आश्रम से निकलने के बाद वो अपने घर वापस चले गए, जिसे अद्विक ने बहुत सालों पहले से लिया था। खैर अगले दिन पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर उन सब लोगों ने पूरे बनारस की गलियां छान मारी। फिर चाहे वो श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन हो, श्री संतमोचन महावीर मंदिर हो, दुर्गा कुंड, सारनाथी किला हो, या फिर वहां से अनेक घाट, इसी के साथ एक साथ मिलकर उन सभी लोगों ने पूरे 2 हफ्ते वहां सुकून और शांति से बिताए। उसके बाद वो सब वापस मुंबई के लिए रवाना हो गए, क्योंकि अब जयपुर की रियासत और हुकुमशाह का कर्तव्य अद्विक यहीं से निभाने वाला था। इन्हीं सब बातों के बीच एक दिन अदिति ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में जाते हुए रोने लगी थी। उसे यूं अचानक रोता हुआ देख विराज का दिल एकदम छलनी सा हो गया था। वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसे चुप कराने की कोशिश में जब विराज ने ये देखा कि अदिति किसी बात को लेकर बेहद परेशान है और उससे बताना चाहकर भी नहीं बता रही, तब उसने उसे काफ़ी देर तक समझाया और वादा भी किया वो उसे ना तो डांटेगा और ना ही उस पर गुस्सा करेगा। अपने प्यार और केयर से विराज ने जब अदिति को बोलने के लिए कहा तब उसने बताया, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं लाई गई थी, मैं यहाँ आप सबकी जासूसी करने के लाई गई थी। बुआ जी के बारे में भले ही पूरे घर वालों को कुछ ना पता हो, पर मुझे सब कुछ पता है। ये भी कि मानव और आहान भाई के माँ बाप भी उन्हें मिले हुए थे, उन्हीं के साथ थी उनकी असली बेटी। उनका खून जिसके साथ मिलकर अशोक और मालिनी आंटी आहान और मानव के मम्मी पापा ने मुझे यहाँ अद्विक भैया पर नज़र रखने के लिए भेजा था। उनका प्लान बहुत सिंपल है। जब से उन्हें पता चला है कि अब बुआ जी पकड़ी गई है और अब सब कुछ सामने आ गया है, वैसे ही उन्होंने नई चाल चलने की सोची और खुद लंदन से यहाँ इंडिया आने वाले हैं कुछ दोनों में। उन्हें लगता है कि भैया अभी तक सिंगल है और वो कैसे भी करके उन्हें फंसा लेंगे, पर बात ये जरूरी नहीं है। ये बात जरूरी है कि अगर वो यहाँ आए और इस घर में आने के बाद अगर उन्हें भाभी और आकृद्ध के बारे में पता चलेगा तो वो उनकी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगी। ऊपर से वो मुझे भी मार देंगी, क्योंकि इन दिनों में उन्हें यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं बता रही। मुझे समझ नहीं आ रहा विराज जी मैं क्या करूं। अगर उनकी वजह से भाभी या आकृद्ध को कुछ हुआ न तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। और ये बात भी सच है कि आहान और मानव भाई उनके सगे बच्चे नहीं हैं, यही कारण है जो वो उनसे इस तरह बर्ताव करते हैं। बल्कि वो तो अब उनके पास आने के लिए तैयार है ताकि उनके पैरों और उनका इस्तेमाल कर सके। प्लीज़ विराज जी कुछ करिए, हमने बहुत हिम्मत के बाद आपसे ये बातें कही है, प्लीज़। वो कल आ रहे हैं इंडिया। इसी के साथ अदिति विराज के गले लगे हुए रोने लगी थी, जिसे देखकर विराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर बेहद प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, शश शांत, मैं सब कुछ देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इसी के साथ अगले ही दिन जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर लंदन की फ्लाइट लैंड हुई, अशोक, मालिनी और उसकी बेटी के वहां से बाहर निकलते ही कुछ लोगों ने उन्हें ऐसा उठाकर कार में फेंका जैसे किसी कचरे को फेंक रहे हो। अब कुछ साफ था, उनके रास्ते में जितनी भी परेशानियां आई, जितने भी दुश्मन आए, उनमें से एक भी असार के सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। सब कुछ साफ था, सब कुछ साफ था, बस कमी थी तो आहान की, जिसकी उम्मीद भी है ये कि वो जहां भी होगा यकीनन खुश और ठीक होगा। इन सब के बीच निहारिका की मौत और ज़्यादा टॉर्चर ना सह पाने के कारण हो गई थी। तब जाकर अद्विक को पता चला कि माया अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है, मगर इससे उसका क्या लेना देना कुछ भी। वो अपनी इस दुनिया में बेहद सुकून और खुश था। उसके पास उसकी जाना थी, उसकी पत्नी और उनके प्यार की निशानी उनका बेटा। मगर अपनी जाना के कहने पर जब उन्हें ये पता चला कि माया प्रेग्नेंट है, तब जाकर उसके सामने वहाँ हुए हरकत का पता अद्विक को चला, जिसके बाद उस गार्ड और उसका साथ देने वाले हर एक इंसान को बड़ी ही बेरहमी के साथ मार डाला गया। और इसी के साथ माया को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करते हुए उसे और उसके बच्चे की पूरी देखभाल की गई। जब ऋषिका उससे मिलने गई तब माया ने उससे माफ़ी मांगी थी, और बस इतना कि अगर उसे और उसके बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो उसके नन्हे से बच्चे को इस दुनिया में आने का मौका मिले, जिसे पूरा हक है अपनी जिंदगी इस दुनिया में जीने का। 3 महीने बाद, ओहो अधी जी, हाथ छोड़िए भी न, देखिए कितना अच्छा माहौल है। लेकिन आप है कि अब भी ऐसे भरे समाज में खड़े होकर आपको रोमांस करना है, वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना सब। डार्क मेहरून रंग के साड़ी और पूरे सुहाग वाले श्रृंगार में सजी ऋषिका आज अद्विक के दिल पर खंजर चला रही थी, जिसकी खतरनाक निगाहें बार बार इधर उधर रखवाली कर रही थी कि कहीं उसकी जान को कोई देख तो नहीं रहा है। उसकी इस पजेसिवनेस को देखते हुए सिद्धार्थ जी बार बार अपने बगल में बैठे राजवीर से कुढ़ते हुए उन्हें ना जाने क्या क्या बोले जा रहे थे, जिसे सुनकर के तो राजवीर जी का सर ही चकरा गया था।
क्रीम कलर के कुर्ता पजामा में अद्विक भी कई गुना ज्यादा कहर ढा रहा था, जिसके लिए उसकी जाना ने उसे न जाने कहा और कितनी बार नजर का काला टीका लगा दिया था, जिससे अब उसके कान के पीछे सिर्फ काले काले टिके ही नजर आ रहे थे। पर इससे क्या भाई, अद्विक साहब के लिए तो अपनी साहिबा का दिया हर एक चीज कीमती है। अद्विक के हाथों को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए ऋषिका ने उसका सर सामने की तरफ करते हुए अपने चेहरे पर छाए हुए शर्म की लाली को छुपाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसके बार बार ऐसा करने से अद्विक का दिल और दिमाग उसके लिए पागल हुए जा रहा था। उसका ध्यान अचानक से आए आवाज से टूटा, तो जाकर उसने सामान्य देखा और ऋषिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, जिस पर वो मुस्कुरा उठी। अब सभी वर अपनी अपनी बधुओं की मांग ने सिंदूर भरे और फिर मंगलसूत्र पहनाए। इसी के साथ सामान्य मौजूद बड़े से मंडप में बैठे अगस्त्य, विराज, कबीर ने अपनी अपनी पत्नियों के मांग में सिंदूर भरते हुए उनके सातों जन्मों के लिए अपना बना लिया। आज उन सब के प्यार को एक नाम मिल गया था, उनके प्यार के इस साथ को एक पवित्र रिश्ते और भगवान का आशीर्वाद मिल गया था। इसी तरह से उन सब की शादी बड़े ही धूमधाम और मस्ती के साथ पूरी हो गई थी, जिसके साथ ही उन सब की जिंदगी में खुशियां लौट आई थी। कुछ दिनों बाद, पकड़िए मुझे मानव, अगर आपने आज मुझे पकड़ लिया तो मैं आपकी वो वाली बात मानने के तैयार हो जाऊंगा। लंबी लंबी सड़कों और हरियाली से भरे उस बेहद खूबसूरत से जगह पर मौजूद मिशा तेजी से इधर उधर भागते हुए अपने पीछे आ रहे मानव से हंसते हुए बोली, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि आज तो वो जीत कर ही रहेगी। मगर अफसोस, उसका ये भ्रम चंद पलों में ही टूट गया, जब मानव ने एकदम से पीछे से उसकी कमर पकड़ी और एक झटके के साथ अपनी गोद में उठा लिया। ये देखते ही मिशा के चेहरे की सारी खुशियां और शैतानियां एक ही पल में उड़ गई और उन पर रोने जैसे भाव उभर आए, जबकि मानव उसके चेहरे को देख और उसकी बातों को सुनकर जोरों से उसे अपनी बाहों में गोल गोल घुमाते हुए हंस पड़ा था। अहन, आप बहुत गंदे हैं, जाए, हमें आपसे अब बात ही नहीं करनी, जब देखो तब इन्हें जितना रहता है मुझसे। कभी ये नहीं कि अपनी प्यारी सी खूबसूरत सी बीवी को जीतने भी दे और खुद हार जाए। आहन, मैं फिर हार गई। उसका चेहरा बिल्कुल एक 2 साल के बच्चे के जैसा था, जो अपनी पसंदीदा चीज के ना मिलने पर रोता है। मिशा की इसी हरकत को देख मानव जोरों से हंस पड़ा था। उसने वहां मौजूद बड़े से टैंक में ले जाते हुए कहा, चलो अब अपना प्रॉमिस पूरा करो मेरी जान, ये रोने धोने वाले नाटक मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेंगे, आज तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। उसने इस धक से ये बात कही कि मिशा उसके सीने में अपना सर छुपाए जोरों से शर्मा उठा। हाँ, बोल्ड और बेबाक सी मिशा शर्माती भी थी, लेकिन सिर्फ अपने मानव के लिए, उसका मानव सिर्फ और सिर्फ उसका। इसी के साथ मानव उसे अपनी गोद में उठाए उस टैंक में चला गया, जिसके कुछ देर बाद ही उस पूरे शांत से इलाके में मीठी मीठी सिसकियां गूंज उठी थी। अंडिस को पसंद आया। अपनी छोटी सी आंखों को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए सामने की खोए हुए अंदाज में खड़ी रूही एकदम से अपने होश में वापस आ गई, जब उसने अपने गर्दन पर सारांश के होठों का स्पर्श महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा बदन एक एहसास के साथ सिहर उठा था। रूही ने एक नज़र सामने बेहद खूबसूरती के साथ सजे उस टेबल और उसके आसपास के नज़ारे को देखा और फिर तुरंत सारांश के बाहों में समाते हुए बोली, बेहद पसंद आया, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज है अंश जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उसके आंखों में चमक और चेहरे पर खुशी को देखते हुए सारांश का दिल एकदम से सुकून और प्यार से भर आया। उसने ये कैंडल लाइट डिनर की तैयारी खुद अपने हाथों से की थी, सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए। उसने धीरे से रूही का साथ पकड़ा और फिर उसे अपने गोद में बैठाते हुए अपने हाथों से खिलाने लगा, जिसे देख रूही ने भी मुस्कुराते हुए बेहद प्यार और अपनेपन के साथ उसे भी खिलाया, जिसके साथ ही उनका डिनर भी पूरा हो गया। शैल आई हैव अ डांस विथ माई ब्यूटीफुल एंड हॉट वाइफी। अपना सर झुकाते हुए अपने एक हाथ को रूही के सामने करते हुए सारंस ने बेहद प्यार से मुस्कुराकर पूछा, जिसका जवाब देते हुए रूही ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथों में डाल दिया। ऑफ कोर्स माई हॉट एंड हैंडसम हस्बैंड। इसी के साथ वो दोनों ही हंस पड़े थे। अगले ही पल सारांश ने एक झटके के साथ रूही की कमर में हाथ डाला और उसे अपने बेहद करीब खींचते हुए उसके साथ डांस करने लगा। पीछे बजता हुए वायलिन और इधर उनके दिल की अस्थिर हुई सांसों और धड़कनों की आवाज़ें उस पूरे माहौल को बेहद मनमोहक बना रही थी। एक दूसरे की आंखों में झांकते ही झांकते ना जाने कब उनके होंठ आपस में मिल गए, उन्हें खुद इस बार एहसास न था। अंडिस्को बेबी चलो न एक राउंड प्लीज, बस एक। कृषिका के पैरों को दबाते हुए अगस्त ने अपने बेहद मासूम और खूबसूरत से चेहरे के साथ उसे एक बार फिर से मनाने की कोशिश की, जो अपना मुंह फूला कर बैठी हुई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपके वजह से मैं 2 दिन तक चल नहीं पाई थी, तो सब लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था, आपको याद भी है। अब कुछ भी हो जाए मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। कृषिका ने अपना छोटा सा मुंह फुलाते हुए पीछे 3 दिनों की बातें याद करते हुए कहा, जब अगस्त्य के वाइल्ड नेट के कारण बेचारी बीमार हो गई थी। अपनी छोटी सी बीवी को ऐसे देख अगस्त्य ने अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालते हुए कहा, ओ मतलब ये चॉकलेट आज मेरा हुआ।
क्योंकि मैंने तो सोचा था आज अपनी छोटी सी बीवी को इतना प्यार करूंगा कि जब वो मुझसे नजर होगी तो उसे ये टेस्टी सा चॉकलेट दूंगा, और वो बॉक्स भी जिसने इसका पूरा खानदान है। पर चलो कोई नहीं, मैं ही इसे खा जा। इसके आगे वो नहीं पाया या ये कहे कि उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले ही कृषिका ने उसके हाथों से चॉकलेट छीनकर टेबल पर रखते हुए उसे अपने ऊपर खींच लिया था। बस इसी पल के इंतजार में बेकरार अगस्त्य ने एकदम से उसके होंठों को अपने होंठों में दबोचा और कुछ ही पलों बाद उनके कपड़े फर्श पर पड़े हुए थे। अंडस्को क्या हुआ, कुछ चाहिए? राधे और विराज ने एक साथ सारांशी और अदिति से पूछा, जो एक साथ बैठी हुई थी। जहां सारांशी का चेहरा चमक रहा था वहीं दूसरी तरफ अदिति का चेहरा लाल हुआ जा रहा था। कुछ हुआ नहीं है विराज भैया, अब होने वाला है आपका बच्चा। मुबारक हो अदिति 1 वीक प्रेग्नेंट है। सारांशी में जैसे ही ये कहा विराज के चेहरे पर नासमझी वाले भाव आ गए, जबकि राधे ने तुरंत अदिति के बालों को बेहद प्यार से सहलाते हुए उसके सर को चूम लिया और फिर विराज के पीठ पर एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोला, अबे गधे तू बाप बन गया है और मैं मामा? क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? मैं? विराज ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अदिति के शर्म से लाल हुए चेहरे को देखकर पूछा तो उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। फिर क्या था, उसे अपनी गोद में उठाए। विराज एकदम से खुशी के मारे उछल ही पड़ा था, जबकि उन दोनों को इतना खुश देखकर राधे ने मुस्कुराते हुए सारांशी को अपने बाहों में भरा और फिर उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में लिए अपने कमरे की ओर चला गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी जान, आज मैं बहुत खुश, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है तुमने, सबसे बड़ी। अदिति को अपनी बाहों में उठाया गोल गोल घुमाते हुए विराज ने खुशी से चिल्लाकर बच्चों की तरह कहा तो अदिति एकदम से खिलखिलाकर मुस्कुरा उठी थी। आज उसके पास भी उसका अपना खुद का परिवार था। वो अब अनाथ नहीं रह गई थी और ना ही कि किसी के हाथों की कठपुतली। वो उसका प्यार, उसका पति और अब उसका बच्चा। अंडस्को स्विट्जरलैंड, खूबसूरती का दूसरा नाम, जो अपनी सुंदरता के लिए चारों तरफ मशहूर है। सालों पहले इसी स्विट्जरलैंड की खूबसूरत और सर्द वादियों में एक नए रिश्ते, एक नए एहसास और एक नई कहानी का आगाज किया था, जो आज अपने रिश्ते और जिंदगी के बेहद खूबसूरत मुकाम पर थी। तेज चलती हुई सर्द हवाओं के बीच, सुनसान से रास्ते में पड़े सरसराते हुए सूखे पत्तों के हिलने की आवाज़ों और बर्फ की चादर तले ढके हुए बड़े बड़े पेड़ों के नीचे खड़े थे वो जिनके सफ़र में हमेशा से हमसफ़र की कमी थी। वो जिनके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तन्हाई और दर्द थे। वो जो इस पूरी दुनिया में सबसे अकेले और तन्हा थे। आज वो यहाँ एक दूसरे के साथ मौजूद है। आज वो हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें थामे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी जिंदगी में आए हर खूबसूरत पल और उसकी वजह के लिए शुक्रिया कहने आए थे। बर्फ और सूखे पत्तों के चादर तले ढके हुए उस रोड पर खड़े अद्विक और ऋषिका बस एकटक उस रोड के आखिरी और कोने वाले हिस्से को देखे जा रहे थे, जहां वो पहली बार मिले थे, जहां से एक दूसरे का दीवाना हुआ था। हाँ, ऋषिका को अपनी पहली मुलाकात आज भी याद थी, मगर उसने कभी उस बात का जिक्र अद्विक के सामने नहीं किया। मगर आज देखो, आज सब कुछ बदला बदला सा है। अब ना वो एक 19 साल की लड़की है और ना ही कोई अनजान जख्मी शख्स। अब ना तो वो अजनबी है और ना ही अनजान। अब वो एक दूसरे के है, एक दूसरे के लिए है और हमेशा रहेंगे हमेशा। अद्विक ने ऋषिका की तरफ देखा जो पहले ही उसे देखे जा रही थी, और फिर अपने हाथों को जो कसकर एक दूसरे में बंधे हुए थे। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली वेली, मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत शख्स देने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ को अनजान से जान तक के सफ़र में पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऋषिका ने अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए उस जगह को देखते हुए कहा, जहां आज से 6 साल पहले उसने किसी अनजान को अपनी बाहों में थाम रखा था और आज 6 साल बाद उसका कोई अपना उसे अपने बाहों में कैद किए हुए खड़ा था। मेरी जिंदगी में आज तक कभी कुछ अच्छा हुआ है या ऊपर वाले ने मुझे कुछ दिया है तो वो तुम हो जाना, मेरी जाना, मेरी जान, मेरी रूह और मेरा सब कुछ। आई लव यू माई लेडी, आई लव यू सो मच। ऋषिका को अपने सीने से लगाते हुए अद्विक ने बेहद प्यार और एहसास के साथ धीरे से झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहा। तो ऋषिका उसके सीने में अपना मुंह छुपाए हुए रोते हुए बोली, आई लव यू सो, आई लव द मोस्ट अदिति, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आई कांट लिव विथआउट यू, आई कांट, आई लव यू इन्फिनिटी मैनी टाइम्स। बस इसी की देरी थी। अद्विक ने कस के उसके कमर को पकड़ा और फिर उसके पैरों को अपने पैरों के ऊपर रखते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर भरे हुए एकदम से उसके लबों पर अपने लब रख दिए और बस सब कुछ जैसे थमसा गया हो उन दोनों के लिए। वो दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार और एहसास के साथ चूम रहे थे, जैसे कि जताना चाहते हो कि हाँ, वो है एक दूसरे के साथ हर घड़ी, हर पल, हर पहर और हर जन्म में। वो अब अजनबी नहीं बल्कि एक दूसरे के साथी बन चुके हैं। वो अब राधविक बन चुके हैं। बस यही था उनके प्यार का खूबसूरत सा सफ़र, अजनबी से हम सफ़र तक का सफ़र, एक मुकम्मल दास्तान, द हैप्पी एंडिंग।